हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी एक परंपरा ऐसी भी भाग 5। अभी तक हमने पढ़ा कि रमेश की बींदनी बनकर तन्वी अपने ससुराल आ जाती है। पूनम, जो कि रमेश की पहली बीवी होती है, वो बिना जाने ही तन्वी से नफरत करती है। पर जैसे ही उसने पहले दिन तन्वी को देखा, उसको देखकर उसके मन में तन्वी के लिए ममता उमड़ आई। पूनम रमेश को समझाने की कोशिश करती है कि तन्वी अभी बच्ची है, उसके साथ कुछ भी गलत मत करना। पर रमेश उसकी एक नहीं सुनता और उसको घर से निकालने की धमकी देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। रात को लगभग 12 बजे के आसपास रमेश ने एक जोरदार धक्के के साथ दरवाजा खोला। दरवाजे की तेज आवाज के कारण गहरी नींद में सो रही तन्वी डर की वजह से उठकर बैठ गई। अब आगे। रमेश कमरे में आया। कमरे के कोने में एक दिया जल रहा था, जिसके कारण अंधेरे में तन्वी उसको जान ना सकी और बोली, थे कौन? तब शराब के नशे में रमेश बोला, मैं थारा भरतार। ये कहकर उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। ये देखकर तन्वी काफी घबरा गई और हड़बड़ाते हुए बोली, थे यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर रमेश बोला, मैं थारा भरतार तो थारे पास ही आऊंगा ना। ये कहकर रमेश तन्वी की तरफ बढ़ा। तब तन्वी डर कर खड़ी हो गई। तब रमेश शराब के नशे में था। वो लड़खड़ाते हुए तन्वी के पास पहुंचा तो उसके मुंह से आती शराब की दुर्गंध से तन्वी और घबरा गई। तन्वी कुछ समझ पाती उससे पहले रमेश तन्वी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। तन्वी डर के मारे जोर जोर से रोने लगी और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी। तब रमेश गुस्से में बोला, ए सुन, ज़्यादा नखरे ना कर, थारी यहाँ सुनने वाला कोई ना है। सब घर वाले ऊपर कमरों के अंदर कुंडी लगाकर सो रही हैं। तभी अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। तब रमेश गुस्से में बोला, कौन है रे आधी रात को? लेकिन कोई आवाज़ ना आई। बार बार दरवाजा खटखटाने की आवाज़ ही आ रही थी। तब रमेश गुस्से में उठकर दरवाजा खोलने गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने पूनम खड़ी थी। पूनम को देखकर रमेश गुस्से में बोला, थारी इतनी हिम्मत, आधी रात को हमारा दरवाजा खटखटाया? ये सुनकर पूनम हाथ जोड़कर बोली, मैं थारे से हाथ जोड़कर विनती करूँ हूँ या मासूम पर रहम खाओ। तन्वी काफ़ी डर चुकी थी। वो डर कर जैसे ही दरवाजे से निकलने लगी, वैसे ही रमेश ने धक्का देकर उसे अंदर गिरा दिया। वो फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी, मारे को बचा लो जिज्जी। उसकी हालत देखकर पूनम को उस पर बहुत तरस आया। तब रमेश गुस्से में बोला कि थारा भला इसी में है कि यहाँ से चली जा, समझी? और हमारे मामले में दखल ना दे। ये हमारी बींदनी है, मैं इसके साथ जो करूँ हमारी मर्जी, तो होती कौन है हमारे को रोकने वाली? ये कहकर रमेश जाने लगा तो पूनम उसके पैरों में पड़ गई और बोली, भगवान के लिए इस छोरी को छोड़ दो, मैं थारे से हाथ जोड़कर बोलूं हूँ। लेकिन रमेश तो शराब के नशे में था। उसने पूनम के बाल पकड़कर उसे उठाया और धक्के देकर दूर कर दिया। जैसे ही रमेश अपने कमरे में जाकर दरवाजा लगाता, उससे पहले ही पूनम गुस्से में बोली, थारे को छोरी को छोड़ना ही होगा, हमारे जीते जी तो तू ऐसा कुछ ना कर सकी है। ये सुना था कि रमेश गुस्से में बोला, क्या करेगी तू? ज़्यादा बोलने लगी है, थारी जबान कैंची की तरह चले है ना। अभी रुक, पहले थारा ही काम तमाम करूँ हूँ। नाक में दम कर रखा है हमारे, अब तो थारे को जिंदा ना छोड़ूंगा। ये कहकर जैसे ही रमेश उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही पूनम ने पास में ही पड़ा हुआ एक मोटा सा डंडा उसके सिर पर दे मारा। डंडा मारने की वजह से रमेश के सिर से बहुत सारा खून निकलने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर तन्वी बहुत घबरा गई, लेकिन पूनम ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चल यहाँ से, और ये कहकर उसे भागकर अपनी कोठरी में ले आई। तब तन्वी रोते हुए बोली, जिज्जी मारे को बचा लो, मारे को बहुत डर लागे है, मारे को बचा लो। तब पूनम ने कुछ सोचा और जल्दी से कुछ सामान एक कपड़े की पोटली में बांधा और बोली, अगर थारे को इन लोगों से बचना है तो चल हमारे साथ। ये सुनकर तन्वी डरते हुए बोली, लेकिन कहाँ? तब पूनम बोली, ये बखत सवाल जवाब करने का ना है, थारे को बचाने के वास्ते हमारे को ना चाहते हुए भी उसके सर में डंडा मारना पड़ा।
क्या करती? अब अगर लोगों को पता चल गया तो हम दोनों को ना छोड़ेंगे, चल हमारे साथ। ये कहना था कि तन्वी बोली, हाँ जिज्जी, मारे को बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर पूनम ने उसे गले लगा लिया और उसका हाथ पकड़कर रात के अंधेरे में उसे वहाँ से लेकर भाग निकली। सुबह जब रमेश की माँ ने रमेश को अपने कमरे के सामने बेहोशी की हालत में और उसके सिर में से खून निकलते देखा तो वो घबरा गई और घबराकर रोने चिल्लाने लगी। तब सभी रिश्तेदार और घर वाले जाग गए और सभी इकट्ठा हो गए। सभी रमेश की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गए। रमेश को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। सभी लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि आखिर में रमेश के ऊपर किसने हमला किया होगा और तन्वी वो कहाँ है। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब इलाज के बाद रमेश को होश आया तो उसने सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पूनम अपनी सौतन को बचाने के लिए ऐसा कर सकती है, अपने ही पति पर हमला कर सकती है। सारी सच्चाई जानने के बाद रमेश की माँ गुस्से से तिलमिला उठी। तभी वहाँ पुलिस आ गई। उसके साथ ही डॉक्टर थे। डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि इनके सिर में काफ़ी गहरी चोट थी, काफ़ी खून भी बह चुका था। ऐसे में हमें लगा कि शायद किसी ने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया है, लेकिन इनके घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इनकी हालत को देखकर हमें लगा कि ये एक पुलिस केस है, लेकिन सच्चाई क्या है यही सब कुछ बता सकते हैं। जब पुलिस ने रमेश से सवाल जवाब किए तो रमेश बोला कि मुझे रात को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए निकला था और अचानक ही किसी चीज़ से हमारा पैर टकरा गया और मैं मुंह के बल गिर गया, जिससे हमारे चोट आई है। उसका बयान लेने के बाद पुलिस वहाँ से चली गई। तब रमेश की माँ ने अकेले में रमेश से पूछा कि बेटा थारे ने झूठ काई को बोला, उन दोनों के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया। रमेश की माँ गुस्से में बोली। तब रमेश बोला, माँ पुलिस को बताने में हम लोगों को ही परेशानी थी, ये भी हो सकता था कि हमें जेल हो जाती। तब रमेश की माँ गुस्से में बोली, हमें जेल काई को होती। तब रमेश ने बताया कि तन्वी की उम्र काफ़ी कम है और अगर पुलिस को तन्वी और हमारी शादी के बारे में पता चल जाता और साथ में पता चल जाता कि हमारी पहले भी शादी पूनम से हो चुकी है और हमारी पहली बींदनी भी जिंदा है, तो मारे को और थारे को जेल हो सकती थी। तभी वहाँ तन्वी के पिता सुभाष और नवीन दौड़ते हुए आए। सुभाष और नवीन को देखकर रमेश की माँ उन्हें गाली गलौज करने लगी। बोली, थारी छोरी को एक दिन ना हुआ हमारे यहाँ आया और ये रंग दिखा दिया, यही संस्कार दिए थारी छोरी को तुम लोगों ने। हम लोगों ने तो भला खानदान समझा था, इसीलिए संबंध जोड़ा। हमें क्या पता था कि तुम लोगों का खानदान गिरा हुआ है। ये सुनकर सुभाष हाथ जोड़कर बोला कि माफ़ करना समधन जी, लेकिन हमारी छोरी नादान है। उस पूनम के बहकावे में आकर ही उसके साथ कहीं भाग गई, नहीं मारी छोरी ऐसा ना कर सके है। मैं और नवीन पूरी कोशिश करेंगे उसको ढूंढने की, आगे से शिकायत का मौका ना मिलेगा। यहाँ को आखिरी गलती समझकर माफ़ कर देना, सुभाष गिड़गिड़ाते हुए बोला। तब रमेश की माँ बोली, कान खोल कर सुन ले, अगर जे थारी छोरी ना मिली ना तो मैं हमारी पायल को वापस हमेशा के लिए हमारे घर ले आऊँगी। ये सुनकर नवीन घबरा गया और बोला, ऐसी बात ना बोलो, हम लोग जल्दी तन्वी को ढूंढ लेंगे और आगे से ऐसी कोई बात ना होवेगी। तब रमेश की माँ बोली, हमारा तो मन करे है कि उन दोनों के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दूं। हमारे बेटे की ऐसी हालत की है, मिल जावे तो जिंदा ना छोड़ूं उन्हें। उधर सुभाष, नवीन और रमेश के परिवार वालों ने आसपास के गांव, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, सब जगह पूनम और तन्वी को ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। 2 दिन तक भी लोग लगातार ढूंढते रहे, लेकिन उनका कहीं भी नामो निशान नहीं मिला। उधर जब तन्वी की माँ गीता ने ये खबर सुनी तो एक बार तो मन ही मन में खुश हुई कि उनकी बेटी इस नर्क से बच गई। फिर वो ये सोचकर उदास हो गई कि पता नहीं अब उनकी बेटी किस हाल में होगी, और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उनकी बेटी जहाँ भी हो सही सलामत हो, वो फिर से इन राक्षसों के हाथ ना लग जाए, नहीं तो ये लोग उसके साथ पता नहीं क्या करेंगे। वो भगवान से प्रार्थना करती रही। सुभाष जब घर आया तो पहले से ही बौखलाया हुआ था।
गीता को देखकर वो गुस्से में उसके साथ मारपीट करने लग गया और बोला, थारे को बड़ा भूत चढ़ा था ना भागने का। देख, थारी छोरी आज कैसा नाम रोशन करके गई है। मारे को तो लागे है कि ये सब कुछ थारा ही किया धरा है। थारे ने ही उनके कान भरे होंगे कि वो हमारी नाक कटवाकर यहाँ से भाग जाए। और ये कहकर वो गीता से मारपीट करने लगा। तब गीता रोते हुए कहने लगी, अजी मारा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ ना कहा तन्वी से। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ ना कहा। लेकिन सुभाष कहाँ कुछ सुनने वाला था। वो तो अपना सारा गुस्सा गीता से मारपीट करके निकालना चाहता था। तभी दौड़ती हुई पायल आई और उसने आकर अपनी सास को बचाया। उस घटना के कुछ दिन बाद जब तन्वी और पूनम का कोई पता नहीं चला, तब एक दिन रमेश और उसकी माँ कुछ लोगों के साथ सुभाष के यहाँ आ धमके। उन्हें देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए। सुभाष हड़बड़ाते हुए बोला, आइए समधन जी। ये सुनकर रमेश की माँ गुस्से में बोली, मैं यहाँ कोई मेहमान ना आई हूँ, थारे यहाँ से हमारी पायल को लेने के वास्ते आई हूँ, हमेशा के लिए। ये सुनकर सब घर वाले परेशान हो गए। ये कहकर रमेश की माँ ने रमेश से कहा, जा बेटा पायल को ले आ। और हाँ, ये लो। ये कहकर उसने एक कागज सुभाष को दिया और सुभाष को पकड़ाकर बोली कि ये शादी विवाह का सारा खर्चा है। थारी बेटी तो भाग गई तो हमारा थारे से कोई वास्ता ना है, और हमारी पायल को भी थारे यहाँ कभी ना भेजूं, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारा पैसा लौटा देना। ये सुनकर सुभाष के तो होश ही उड़ गए। रमेश ने जब पायल से चलने के लिए कहा तब पायल बोली, नहीं भाई साहब, मैं थारे साथ ना आऊँगी। अब यही हमारा घर है, हमारा विवाह हो चुका है। ऐसे में मैं थारे साथ ना जा सकूँ हूँ हमारे घर को छोड़कर। ये सुनकर रमेश गुस्से में बोला, ए छोरी, क्या बोल रही है? थारे को पता भी है तू किससे बात कर रही है? ये कहकर वो पायल का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाने की कोशिश करने लगा। तब पायल ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, ना भाई साहब, मैं कोई खिलौना ना हूँ जिसका जब मन हो हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। माना कि थारे वास्ते ही हमारा विवाह किया गया था, और भाई साहब, थारे ने ही हमारे विवाह का खर्चा उठाया था। लेकिन या में थारा खुद का स्वार्थ था, और मैं हमारे पति के घर को छोड़कर कहीं ना जाऊं। ये सुना था कि रमेश को गुस्सा आ गया और उसने जैसे ही पायल के ऊपर हाथ उठाना चाहा, तब नवीन बीच में आ गया और बोला, ना जीजा सा, ऐसी गलती ना करो। अब पायल हमारी बींदनी है, और अब हमारी बींदनी यहाँ घर से जावेगी तो अपनी मर्जी से। ये सुनकर रमेश गुस्से में तिलमिला उठा। वहीं जब रमेश की माँ ने ये सुना तो वो गुस्से में पायल की तरफ झपटते हुए बोली, ए छोरी, थारे को होश भी है के बोल रही है? 2 दिन क्या रही यहाँ कि यहाँ की वाणी बोलने लग गई? थारे को होश भी है कि थारा माँ बाप तो थारा हाथ पीला भी ना कर सके थे। हमारे ने ही थारा विवाह किया था, पता है ना? ये सुनकर पायल बोली, पता है ताईसा, लेकिन यहाँ का मतलब यो तो ना है कि थारे ने हमारा विवाह किया तो विवाह तोड़ने का हक भी थारे को ही है। माना कि हमारे घर वालों की स्थिति ज़्यादा अच्छी ना थी, लेकिन या का मतलब या तो ना है कि थारे ने हमारा विवाह किया तो अब हमारी ज़िंदगी के साथ थारे जैसा मन करे वैसा खिलवाड़ करे। और एक बात और, थारे ने हमारा विवाह कोई रहम खाकर ना किया, अपने बेटे के स्वार्थ की खातिर किया था। ये सुनना था और रमेश की माँ गुस्से में पायल की तरफ लपकी और उसके बाल पकड़ लिए और बोली, थारे को होश है छोरी, के बोल रही है? थारे को जान से मार दूंगी। ये सुनकर गीता आ गई और बोली, समधन जी, जो कुछ भी हुआ उसमें पायल और नवीन का तो कोई दोष ना है, तो फिर आप इनका नाता काहे को तोड़ना चाहो हो? ये सुनकर रमेश की माँ गुस्से में बोली, थारी छोरी ने जो रंग दिखाया है और हमारे नाम पर जो बदनामी हुई है, वहाँ का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। और ए छोरी, ये कहकर उसने पायल की तरफ देखा और बोली, थारे माँ बाप और थारे को तो कभी चैन की रोटी भी ना नसीब होने दूं। ये कहकर वो रमेश की तरफ देखते हुए बोली, चल बेटा यहाँ से, ये लोग सूद समेत सारा पैसा वापस देंगे, राजी से नहीं तो बेराजी से। ये कहकर वो रमेश और अपने साथ आए आदमियों को लेकर वहाँ से चली गई। तन्वी के सारे घर वाले उन्हें जाते हुए देखते रहे। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या तन्वी की सास पायल को ऐसे ही छोड़ देगी
क्या पूनम और तन्वी दोनों इन लोगों के हाथों में आएंगे, और अगर आ गए तो उनका हाल क्या होगा? जानने के लिए सभी बातों के जवाब बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।